आज हम लोग एशिया का क्या करेंगे, फिजिकल मैप करेंगे। आपको दो तीन शब्द ऐसे हैं कि उन दो तीन शब्दों को आपको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो केवल दो ही शब्द, उस दो शब्द को समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, है ना। इसको वही जल डमरू मध्य बोलते हैं। तेरी के हाथ का है टेढ़ा जो है, जल डमरू मध्य, देखो, है ना। या इसी जल डमरू मध्य को हम लोग बोलते हैं स्थल संधि, है ना, स्थल संधि। देखिए, जैसे आप फिजिकल मैप यहाँ पढ़ेंगे तो आप देखो यहाँ पर तुमको मिलेगा सुएज कनाल के पास में ना स्टमच ऑफ सुएज लिखा हुआ रहता है ना। या बहुत सारे जो भी फिजिकल मैप पे जहाँ जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे उन सारे जगहों पे क्या मिलेगा आपको, स्थमक शब्द मिलता ही मिलता है। या यूँ कहें कि हिंदी में जल डमरू मध्य, अगर हिंदी का मैप होगा तो जल डमरू मध्य लिखा रहेगा और स्थल संधि लिखा रहेगा। देखो यह क्या तय करता है, देखो ये शब्द ऐसा है कि हम सबको जानना चाहिए, हर बच्चों को, तब जाके क्लियर होगा। एक होता है स्थमस, एक होता है स्ट्रेट। हम आगे उसको देखते हैं। देखिए तो स्थमस किसको कहते हैं, देखिए तो स्थमस क्या होता है, स्थमस वास्तव में यह भूमि का संकरा टुकड़ा होता है। यह क्या है, भूमि का संकरा, संकरा को बोलते हैं नैरो, है ना। संकरा क्या होता है, टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा होता है। देखो हमने कहा कि स्थमस क्या है, कि स्थमस भूमि का संकरा टुकड़ा होता है जो दो, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ सुएज कनाल की हम बात करते हैं तो यहाँ स्थमस का टुकड़ा तो क्या करेंगे, जो दो क्या करता है कि भूखंडों को जोड़ता है। बात समझ में आया, बात समझो कि स्थल संधि बोलते हैं ना, संधि मतलब क्या, तो दो अक्षरों का मेल होता है। स्थमस क्या होता है कि भूमि का ऐसा टुकड़ा होता है जो दो भूखंडों को जोड़ता है, भूखंडों को जोड़ता है। पहला कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं ना, जो के बाद तुम हाइफन दे दो और यहाँ पर लिखो पहला नंबर, जो दो भूखंडों को जोड़ता है, भूखंडों को जोड़ता है। इसमें दो कंडीशन होते हैं स्थमस में, है ना। जो दो भूखंडों को जोड़ता है और दूसरा है क्या, जो दो जल निकाय, जल निकाय का मतलब हुआ कि जल स्रोतों चाहे झील हो झरना हो, है ना, उनको क्या करता है, जल निकायों को अलग करता है, वो अलग करता है ना। यही हुआ स्थल संधि का परिभाषा या स्थल संधि स्थमस का परिभाषा। देखिए जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि स्थमक ऑफ सुएज जो है, देखो सुएज हमने क्या कहा, मतलब यह जल संधि है, सुएज जल संधि, सुएज नहर भी है। तो हमने क्या कहा कि यह क्या करता है कि दो भूखंडों को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर सुएज कैनाल, तो यहाँ देखते हो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा, यहाँ पर अरब और यहाँ पर क्या अफ्रीका है। तो ये क्या करता है कि जो, और देखो यह जो क्या है बिल्कुल संकरा है, देखो दोनों पर कितना बड़का भूमि है, बताओ दोनों साइड में कितना बड़ा भूमि है और बीच में छोटा सा संकरा या नैरो है जगह यहाँ पर, है ना, जमीन का। तो इसी को क्या किया, इसी जमीन को क्या किया कि वहाँ की सरकार ने नहर काट दिया ताकि आवागमन हो पाए। बात समझ में, वास्तव में क्या है कि ये स्थल भाग होता है। तो देख रहे हो कि इस साइड में क्या हो जाएगा, हमारे साइड में हमारा अफ्रीका और इस साइड में हमारा कौन सा एरिया है, एशिया है, यानी अरब प्रांत है ना। तो ये दो क्या किया, दो भूखंडों को जोड़ दिया। अब देखो अब कहा कि अगला कंडीशन कह रहा है कि जो दो जल निकाय को अलग करता है। देखिए अब सुएज कैनाल, जो हमने कहा कि दो जल निकाय को अलग, जल निकाय का मतलब क्या है कि जल स्रोत, निकाय का मतलब होता है कि वाटर बॉडी, है ना, वाटर बॉडीज। देखिए अब यहाँ पर देखो कि नीचे क्या है, सुएज कैनाल के नीचे रेड सी है, मतलब लाल सागर है, ऊपर में क्या है, मेडिटेरियन सी है। देख रही हो ना, ये मतलब अगर यह बीच में यह स्थल भाग नहीं होता तब क्या होता है, लाल सागर और मेडिटेरियन सागर मिल गया होता, लेकिन बीच में तो अवरोध मतलब उत्पन्न हो गया, आ गया, तो क्या किया, ये अलग कर दिया। किसको, जल निकाय को या दो वाटर बॉडी को। क्लियर है, ये समझ में आया सारे बच्चों। स्थमस मतलब क्या, जल डमरू मध्य या स्थल संधि किसको कहते हैं, किसको कंफ्यूजन, किसी बच्चे को, जल्दी बोलो कोई है कि नहीं है, इंतजार करता है कि मेरा नाम लेंगे, मैंने कोई बोल दो कि हाँ नहीं है, समझ जाएंगे। देखो अब दूसरा होता है स्ट्रेट, STRAIT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। मतलब यहाँ मतलब क्या, सीधा मत समझना, ये कुछ दूसरे मीनिंग में होता है। बात समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट या जल संधि,
अब देखो, अब यहाँ कंडीशन थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जल संधि जो होता है वो जल डमरू मध्य का, देखो जल डमरू मध्य नाम कुछ अलग टाइप का है, तो इसका मीनिंग ये मत समझना कि डमरू की आकार का वो मत समझना। वो क्या होता है कि वो अलग कंडीशन है उनका। अब देखिए कि स्टेट हमने कहा कि इसको स्टेट भी कहते हैं, जल संधि भी कहते हैं। देखो तो पहले भी जल संधि का मतलब क्या हुआ कि जल का मिलान करेगा। संधि मतलब ये ना होता है कि दो अक्षरों को मिलाता है, तो जल संधि का मतलब क्या है कि जल को मिलाएगा, पानी को मिलाएगा, क्लियर है। और क्या करेगा, भूमि को अलग करेगा, बोलेगा भागो यहाँ से। तो देखो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो स्टेट होता है भूमि का वैसा, भूमि का सॉरी भूमि नहीं होगा ये ना, ये क्या होता है कि पानी का वैसा क्षेत्र है ना, पानी का वैसा क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम स्टेट यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये पानी का वैसा क्षेत्र, यहाँ पानी भी होता है, कई जगह क्या होता है कि भूमि भी होता है। यानी देखते हो ना कि जैसे पैर हम रखेंगे तो थोड़ा दूर पानी आएगा, थोड़ा दूर क्या आएगा, भूमि आएगा, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। बात समझ में आया। तो पानी का वैसा क्षेत्र जो है ना, जो के बाद हाइफन पहला लिखेगा जो दो है ना, हमने कहा भूखंड को यहाँ जोड़ता है, यहाँ पे क्या करेगा, दो जल निकायों को जोड़ता है ना, जो दो जल निकायों को जोड़ता है, जल निकायों को जोड़ता है ना। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा पल्लवी, जो दो स्थल भागों को, स्थल भाग आ गई हो नीलम, नमस्कार या स्थल भागों, नमस्ते नमस्ते, या भूखंडों को क्या करता है, अलग करता है। जानती थी नेताजी। अब देखिए पता था, प्रियंका को पता होगा, ये तो दूसरे रटी होगी। अब देखो हमको बस यही चीज, दो चीजें समझना है, ये तुमको पूरी दुनिया में कहीं भी चली जाओगी ये चीज तुमको मिलेगा, और दिमाग में इस चीज को क्लियर कर लो कि दोनों क्या कहते किसको है, तब आपको आगे चल करके कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज कंफ्यूजन में वो खाती रहोगी या वो खाते रहोगे सारे बच्चे, है ना। बात समझ सबको समझ में आया है दो चीजें। इस्तमस, अब देखो हम सब इसका एग्जांपल समझते हैं स्टेट का, है ना। इस्तमस का तो समझ में आ गया, आगे बहुत सारे एग्जांपल हैं, केवल यही नहीं है कि सोजी का दाल का है। सोजी का चूंकि एशिया में था इसलिए हमने बता दिया आपको। अब देखो स्टेट हम समझाते हैं कि क्या होता है। हमने क्या कहा कि जो दो जल निकाय को जोड़ता है, क्लियर है। देखो यहाँ पर देखोगी डुप्लीकेट मैप भर गया, कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, सब लिखा देखो यहाँ इंडिया और इसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, यहाँ देखोगे पाक स्टेट है बीच में। आपके पास अगर मैप होगा तो मैप में लिखा होगा, है ना, ऐसे PALKSTRAIT, है ना। मिला है आप लोगों को, छोटे वाले मैप में होगा, देखो जी सर। तो ये जो यहाँ बीच में है वो पाक स्टेट देख रही हो बीच में, बिल्कुल पानी का, यहाँ पर क्या छिछला समुद्र है पानी, इसी पर रामी सेतु बनाए थे। देखो तो यह क्या क्या कि दो जल निकाय को मिला है, किसको, पहला मिला रहा है बे ऑफ बंगाल को, और दूसरा किसको मिला रहा है प्रियंका, अरब सागर को। बात समझ में आया, यानी दोनों पानी को मिला रहा है। देखो दो जल को मिला दिया और दो भूखंड को अलग किया। दो भूखंड कौन सा हो गया, एक तो हमारा भारत देश हो गया, दूसरा हमारा कौन सा देश हो गया, श्रीलंका हो गया। तो बताया था ना कि रेड सी से ऐसे पूरा का पूरा ये यहाँ पे ऐसे है ना, ब्लैक समुद्र, यहाँ यूराल पर्वत, जो कहाँ यूराल पर्वत, ये देखो यूराल माउंटेन है। ये सारा का सारा एरिया हमारा क्या हो गया, ये सारा का सारा देख रही हो ना, यहाँ तक सारा का एरिया हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक, सारे लोग। अब देखो हमको कि फिजिकल को समझना है, कई बार पूछ क्यों समझते हैं, देखो इसके दो कारण है। पहला क्या है कि आपका थोड़ा सा दिमाग का होराइजन आगे बढ़ेगा, दूसरा क्या है कि जो पेपर में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से क्या करते हैं, पूर्व की ओर चलते हैं। या आप लोग बताएं आपको कहाँ से कहाँ यात्रा करना, उत्तर से दक्षिण करना कि पूर्व से पश्चिम करना कि दक्षिण से उत्तर करना। कहीं से भी जाएंगे तो बात वही कि पूरा का पूरा हम पूरा सड़क पे लिए घूमेंगे। देखो अब ध्यान से क्या है कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, तो हम क्या, हमने क्या कहा पहले समझो। कल कहा था ना कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक बताया था हमने, ज्योति 80 डिग्री तक। ठीक है, और ये जो बेरिंग स्टेट यहाँ पर है, वो बेरिंग स्टेट से क्या होता है, पूरब हिमालय पर्वत के पास में पश्चिम तक क्या है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। और नीचे हमारा कौन सा द्वीप बताया था, तिमोर द्वीप है, तिमोर आइलैंड, न्यू गिनिया,
वो सब कौन से किस क्षेत्र में पड़ता है, सब हमारे एशिया में पड़ता है। देखो तो पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट नाम से क्या स्पष्ट है, बताओ तो पल्लवी, बेरिंग स्ट्रेट कैसा होगा? स्ट्रेट हमने बताया था अभी, क्या बताए हैं? स्टेट बोले है ना कि जो दो भूखंड को क्या करता है, जोड़ता है। भूखंड को अलग करता है, जलस्थल को जोड़ता है। हाँ देखो, तो अब देखो यहाँ पर समझो, सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट आएगा। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, देखो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर अलास्का है। मतलब क्या, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा अलास्का वाला? उत्तरी अमेरिका। यानी बेरिंग स्ट्रेट जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करता है? ये हमारा कौन सा एरिया हो गया? एशिया। रसिया। रसिया नहीं बोलेंगे अभी, एशिया बोलेंगे। और एशिया में ब्रैकेट में लिख लो रसिया। बोर्ड पे दिख रहा है सारे बच्चों को? थोड़ा छोटा दिख रहा है, इधर से लिख लेते हैं। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को क्या होता है, एशिया से, एशिया से, ब्रैकेट में लिखना रसिया, एशिया ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पर, रसिया से क्या करता है, अलग करता है। ठीक, देखो ये हमारा हो गया स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट। अब देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको नॉर्थ अमेरिका दे दे या फिर एशिया दे दे। नॉर्थ अमेरिका में सबसे कौन सा इलाका यहाँ पर आ रहा है पल्लवी? देखिएगा तो यहाँ कौन सा इलाका आ रहा है, अलास्का। जहाँ का आदमी क्या खाता है, घोड़ा का मांस खाता है, अलास्का बोल गया है ना, सब कुछ खाता है। देखो अब यहाँ पर देखो तो पल्लवी कि ये तो हुआ कि दो स्थल भाग को अलग करता है, और दो कौन सा जगह हो गया बताओ? एक यहाँ पर नीचे है ना, बेरिंग सी तुमको दिखाई देगा है ना, तो एक क्या करता है, यह बेरिंग सी। देखो होता क्या कि इसको हिंदी में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है हमको, क्योंकि ये ज्योग्राफी वाला टर्म है। अगर बोले तो हिंदी में भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है ना। बेरिंग सी को किसी से करता है, जोड़ता है। वहां पर देखो चुक्की सी है, चुक्की, चुका चुकी जो बोलते हैं ना, वही चुक्की सी है, चुक्की सी। देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बात समझ में आया? ये हमारा हो गया बेरिंग स्ट्रेट। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को यहाँ पे? अब यहाँ पर देखो आपके पास मैप दिया होता है, एक चीज और समझ लो यहाँ पे। देखो यहाँ देखो मैप में ना, जिसके पास मैप होगा ना, तो लास्ट में ये दिखा होगा अल्टीट्यूड और नीचे लिखा गया हुआ द्वीप। यहाँ पर देखो ग्रीन है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम ग्रीन हो गया है, फिर जैसे ऊपर जाती है पीला है, हल्का सा भूरा हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या दिखा रहा है प्रियंका? समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक, और देखो डेप्थ क्या दिखा रहा है, डेप्थ का कलर कैसा है? देखो हल्का सा ये ब्लू ब्लू हो रहा है, आसमानी रंग का। देखो फिर सब नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, फिर डार्क ब्लू हो जा रहा है। तो ये हमारा समुद्र की गहराई दिखाई दे रहा है। तो देखो ये कलर जहां जहां ऐसा है ना, हरा कलर देखोगे आपको मैप में यहाँ दिख जाएगा हरा, देख रहे हो यहाँ अर्जेंटीना के पास में। तो इसका मतलब क्या समझोगे कि समुद्र तल के पास में है ना। फिर देखो हल्का सा ऊपर पीला कलर, देखो तो पीला देख लो, यहाँ भी पीला तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि समुद्र तल से ये जमीन कितना उठा हुआ है, लगभग 500 से 1000 के बीच में उठा हुआ है। बात समझ में आया? तो मैप में जो भी अंक दिए हुए होते हैं, उन सारे अंकों का कुछ न कुछ मायने होता है, उन मायनों को हमको समझना है। क्लियर है सारे बच्चों को? देखो तो उसी तरह एशिया कॉन्टिनेंट में जब हम चर्चा करेंगे, तो एशिया कॉन्टिनेंट में देख रहे हो पीला है, हरा है, हल्का सा डाउन है, हल्का सा क्या है, आसमानी कलर। तो सबका क्या होता है कि वही कंडीशन यहाँ पर होता है। अब देखिए ये समझ में आया बेरिंग स्ट्रेट सारे बच्चों को? देखो अब बेरिंग स्ट्रेट हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक, हम नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जो महत्वपूर्ण है हम वही बताएंगे, सारा चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि देखो कि यहाँ पर रसिया के बगल में है ना, रसिया के बगल में यहाँ पर देखो उनको सखालिन आइलैंड एक मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर मिला, सी ऑफ ओखोस्टो के नीचे मिला सारे बच्चों को सखालिन आइलैंड, ऐसे लिखा। सब लोग हुंकार बोलो, मिला हो तो नहीं मिला है, जल्दी जल्दी बताते चलो, खोजते चलो। सब मेरे हाथों वहीं पर है, मिल गया। देखो ये सखालिन आइलैंड है, और नीचे पर क्या है, होक्काइडो है। होक्काइडो कौन क्या है बताइए तो? जापान का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। देखो
इसी के बीच में देखोगी, इसी के बीच में ला प्रोस्पोरस इसको लिखा है ना, देखो इसी के बीच में शाखा यानी के बीच में है ला पोरस, या इसी को हम लोग स्टेट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोया स्टेट। सोयाबीन जो खाते हैं ना हम लोग सब्जी में, वही बोलते हैं। देखो इसका दो नाम है, ये लिख रहे हैं, हाँ इसका दो नाम है। एक को बोलते हैं ला, कहाँ गया, एक को बोलते हैं ला पोरस स्टेट और उसी को बोलते हैं सोया स्टेट। तो सोया स्टेट जो है वो क्या कर रहा है, वह चाइना के सखालिन आइलैंड को क्या कर रहा है, जापान के होक्काइडो आइलैंड से क्या कर रहा है, चूंकि स्टेट है तो क्या करेगा बताओ, अलग करेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ये सोया स्टेट का ऐसे मतलब सोया स्टेट है ना, जहां आपको लिखा है ना कि ला पेरस स्टेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं। बात समझ में आया? देखिए अब फिर उसके नीचे हम लोग आते हैं ना, उसको नीचे हम लोग आते हैं होक्काइडो और होन्शु के बीच में। देखो यहाँ पे सबको मिल रहा है ना मैप में, देखिए यहाँ पे। अब जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पर कौन सा हमारा आइलैंड हो गया, होक्काइडो आइलैंड हो गया, और यहाँ पर कौन सा आइलैंड हो गया, होन्शु आइलैंड हो गया, सबसे बड़ा आइलैंड। देखिएगा इस बीच में ना थोड़ा सा जगह खाली है, थोड़ा सा जगह खाली है। देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रेट बना हुआ है ना, किसी को मिला हुआ है स्ट्रेट? इशुगारू स्ट्रेट। देखिए ये क्या होता है, मतलब ये होता क्या कि कई बार बड़े मैप में ना ये सब चीज नहीं दिया, तो छोटका एटलस जिसके पास में होगा ना उसको मिलता रहेगा। ये देखो तो यही नहीं हुआ है तो लिख लो यहाँ पे, मैप में ही डाल लो, कलम से लिख लेना। मिल गया सर, मिल गया ना। बड़े वाले छोटका मैप से पढ़ रही हो, स्टूडेंट एटलस, हाँ उसमें मिल जाएगा। देखो तो ये जो होक्काइडो आइलैंड उत्तर में और दक्षिण में क्या है, होन्शु आइलैंड है। इसको क्या कर रहा है, इस दोनों स्थल को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप होक्काइडो, होक्काइडो को क्या कर रहा है, किससे अलग कर रहा है, ज्योति, होन्शु से। क्लियर है? अब देखिए, अब हम ये तो स्थल का भाव हुए, अगर पानी का हम लोग भाग का बात करेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि इस सी ऑफ जापान, जापान सागर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी सागर बोलते हैं। या पूर्वी सागर को किससे जोड़ता है ज्योति बताएं, लास्ट में क्या है, प्रशांत महासागर, यही है ना। पूर्वी सागर किससे जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखिए, अब फिर तो जापान सागर को पूर्वी सागर कह सकते हैं। हाँ दोनों एक ही नाम है, जापान सागर या पूर्वी सागर। देखिए यहाँ तक हो गया। फिर नीचे आते हैं, क्योंकि जापान के साथ में भारत का काफी अच्छा रिलेशन है, तो हो सकता है कि आपको ये सब किताब में नहीं कहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं, क्योंकि मैपिंग जो करेगा उसी को समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। देखिए नीचे कहा था, एक तो हमारा होन्शु द्वीप यहाँ पर हो गया है ना, और होन्शु द्वीप के नीचे कौन सा है, एक कुसु आइलैंड है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पर देखो होन्शु द्वीप के नीचे है क्यूसु आइलैंड। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि एक जलधारा बहती है, हम लोग बताए थे आप लोगों को, सुसीमा जलधारा, याद आया? तो यहाँ पर क्या है, सुसीमा स्टेट, सुसीमा स्टेट। देखिए तो सुसीमा स्टेट जो है वो क्या करता है, होन्शु को किससे अलग करता है, तो यहाँ पर देखो ये क्यूशु, शिकोकू और क्यूशु को है ना, शिकोकू जापान का आइलैंड है, एंड क्यूशु है ना, दो आइलैंड हो गया। तो एक हमारा क्या हो गया, सुसीमा स्टेट, इसको बोलते हैं सुसीमा, कैसे, TSUSHIMA, सुसीमा स्टेट। अब यहाँ पर जापान के बीच में देखो, जैसे ही जापान हम पहुंचेंगे, यहाँ उत्तर में देखो कोरिया आइलैंड है। कोरिया में क्या हो रहा है, हमारा उत्तरी कोरिया भी मिला हुआ है और दक्षिणी कोरिया भी मिला हुआ है, क्योंकि क्या दोनों में हमेशा विवादे रहता है। तो इस बीच के में क्या है कि इस बीच में एक स्टेट पड़ता है, यानी एक स्टेट ऐसा है कि जो हमको जापान को किससे मिलाता है, कोरिया से मिलाता है। बात समझ में आया?
तो यहाँ पर क्या है, कोरिया, उसका नाम है कोरिया स्टेट, KOREASTRAIT, है ना, कोरिया स्टेट। ये क्या करता है नीलम, कि जापान को किससे अलग करता है, जापान को सेपरेट करता है कोरिया से। कोरिया में दोनों कोरिया आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा एंड साउथ कोरिया भी आ जाएगा। जिसको हम बोल रहे हैं तो हिंदी में हो तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, है ना, छूटना नहीं कुछ चाहिए बस। फिर देखो अब ये स्टेटे पे है, बहुत सारा स्टेट है। फिर देखिए नीचे यहाँ ताइवान पे आओ, देखिए अब इसके जैसे नीचे आएंगे तो देखिए जो महत्वपूर्ण उसी पे मेंशन करना है। इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ ताइवान आपको मिलेगा, है ना, ताइवान। अब देखो ताइवान और ऊपर में क्या तुमको मिलेगा, ताइवान जब तक ऊपर एरिया क्या है, चाइना का क्षेत्र है। तो ताइवान और चाइना को देख लो, बीच में तुमको एक स्टेट मिलेगा, उसका नाम है लिखा हुआ फॉर्मोसा, FORMOSA, फॉर्मोसा स्टेट। मौसा स्टेट मत लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। और इसी फॉर्मोसा स्टेट को भी हम लोग बोलते हैं ताइवान स्टेट, ताइवान स्टेट, है ना, दोनों एक ही नाम है। यह क्या करता है, यह स्टेट जो है, यह दो हमारा क्या है, भूखंड है। पहला हमारा हो जाएगा ताइवान, ताइवान उसको किससे अलग करता है, चाइना से। ये काफी महत्वपूर्ण है, जितना बता रहे हैं सब आपको, ये स्टेट काफी महत्वपूर्ण सब है ना। देखो कि अब आपका काम रही तरह समझ गई। अब जहां जहां आपको स्टेट मिलेगा ना, देखो यहाँ दूसरे स्टेट, सबको तो बताना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है हम आपको वह मेंशन करवा दे रहे हैं। क्लियर है। अब आप लोग साइड में लिखते रहते। देखो यहाँ पे हम नीचे जैसे ही आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कि बोर्नियो जो है और एक सिलेबस जगह है, देखो यहाँ पर है ना, मकासर आइलैंड आपको स्टेट मिलेगा, एक है ना, मकासर स्टेट मिला सबको। देखो बोर्नियो द्वीप मिला सारे बच्चों को, जी सर। बोर्नियो के नीचे देखो तुमको एक और द्वीप मिलेगा, सुलावेस्ट मिला। देखो तो यह जो क्या कर रहा है, यह बोर्नियो को, क्योंकि बोर्नियो में कल पता था कि सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है। देख रहे हो मनु के पूछा था, सुमात्रा किताब में दिया हुआ, देखो दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। ये भुटुनकी से कितना फैला हुआ है बोर्नियो आइलैंड, है ना। तो ये बोर्नियो को क्या करता है, सुलावेस्ट आइलैंड से क्या करता है, अलग करता है। ये यहाँ पर लिख लीजिए, बोर्नियो किसे अलग करता है, सुलावेसी से। सुलावेसी ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, फिर जैसे ही नीचे हम लोग आते हैं तो बहुत सारे स्टेट है, उसको आप देखना। फिर देखो यहाँ पर एक मलक्का स्टेट है, यहाँ पर देखो बोर्नियो के जस्ट आगे यहाँ पर जाओगी तो तुमको यहाँ मलक्का स्टेट मिलेगा। मलक्का जो है, मलक्का मिला आप सारे बच्चों को। यहाँ पर देखिए कि सुलावेसी एक आइलैंड है, सुलावेसी, है ना। अब जो बोल रही हूँ सुमात्रा ना, सुमात्रा को जाया, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मलक्का के आप आगे आइएगा तो देखो यहाँ पर क्या, ईरानियन जाया यानी न्यू गुयेना का ये आइलैंड है। यह वास्तव में जो मलक्का जो है, मलक्का क्या करता है, सुलावेसी एक आइलैंड और सुलावेसी और न्यू गुयेना को क्या करता है, अलग करता है, न्यू गुयेना। सिंगापुर कहाँ चली गई हो, है ना। देखो होता क्या है कि जैसे मलक्का स्टेट है, ठीक, किसी किसी किताब में क्या किया, पहले के स्टेट को दे दिया या पहले के आइलैंड को दे दिया, किसी को बाद में दे दिया। जो महत्वपूर्ण आइलैंड देखो ना कि एरिया में कितना बड़ा है, हम लोग उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यू गुयेना जो है, इसका सबसे बड़ा जो पठारी भाग है वो है ईरानियन जाया, जाया लिखा हुआ JAYA, जाया। इसी को बच्चा सब बोल देता है जावा, जावा, मास्टर बोलता है जावा, जावा। जैसे जावा बोलता है लोग सुमात्रा बोलते हैं। तो वास्तव में ये क्या होता है कि यह जाया है हमारा। देखिए अब जैसे कि ज्योति बोली सुमात्रा को, तो वो सही बोलिए कि बोर्नियो भी क्या कहाँ गया मलक्का महाराज। देखिए अब यहाँ तक जो हम लोग आएंगे, यहाँ सुलावेसी, सुलावेसी तो बहुत कम लोग जानते हैं। देखो अब जो सुमात्रा बोली है ज्योति, तो जब हम मलक्का से अगर सुमात्रा की तरफ यात्रा करते हैं तो बीच में देखती हो मकासर आइलैंड आता है। मतलब क्या कि हमको एक और स्टेट हमको पार करना होगा, तब जाके हम सुमात्रा पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि न्यू गुयेना से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, मलक्का स्टेट को अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमको सुलावेसी आइलैंड मिल जाता है।
है ना। और हमको जब बोर्नियो जाना होगा तो हमको सुलावेसी आइलैंड होकर के जाना पड़ेगा या फिर सेलेब सी से होकर के जाना पड़ेगा, यानी किसी भी कीमत पर हमको मलक्का स्टेट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो पढ़ती है ना कि जो बोर्नियो से जावा से, वो सब गलत है, किसी किताब में दिया हुआ वो भी गलत है ना। जो मैप बोलता है उस मैप को आप क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। क्लियर है। देखो अब क्या है, यहाँ पर क्या है कि ऊपर में क्या है, फिलीपींस भी है। तो फिलीपींस के लिए कोई अभी स्टेट नहीं मिलेगा, अब वो जब मिलेगा तो वो उसको लिख लीजिएगा, है ना। जैसे देखो कि लूजन स्टेट यहाँ पर होगा, ताइवान और फिलीपींस को क्या करता है, वो अलग करता है, तो उसको आप देखिएगा। अब देखो इसके और जो महत्वपूर्ण स्टेट है वहां पर हम लोग आते हैं मोलुक्का। देखो यहाँ एक चीज ध्यान कर लो बच्चे, यहाँ मलक्का नहीं मोलुक्का है, MOLUCCA, मोलुक्का, है ना। अब नीचे हम लोग देखते हैं एक मलक्का स्टेट है, देखो यहाँ पर मोलुक्का। अब यहाँ पर है हमारा मलक्का स्टेट, है ना, MALACCA, मलक्का स्टेट। यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी तक बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। यहाँ पर मलक्का है और हम लोगों ने पढ़ा है अभी MOLUCCA, मुलुक्का स्टेट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा क्या होता है कि मलक्का से तो वाकिफ है कि मलक्का क्या है, लेकिन क्या है कि मुलुक्का, देखो इसको पढ़िएगा ना आप इंग्लिश में, इसको मलक्का मलक्का भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इसको प्रोनाउंसिएशन होता है मोलुक्का। तो जब बीपीएससी का आंसर बनाइएगा, क्वेश्चन होगा तो ध्यान से पढ़िएगा कि वो लिखा हुआ क्या है, अंग्रेजी देखिएगा उसको, है ना। इसको बोलते हैं मोलुक्का। और किसी किसी हिंदी वाले से कि आप इसका पढ़ोगी ना, हिंदी किताब पढ़ोगी, इस मुलुक्का को मलक्का भी लिखा गया होगा, इसीलिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बात समझ में आया। तो अंग्रेजी को प्रीफर करना। तो अब हम लोग मुलुक्का को यहाँ देखा था, हम देखते हैं मलक्का स्टेट को। तो मलक्का स्टेट को जो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, मलक्का स्टेट किसको किसको अलग करता है। यहाँ पर क्या है कि नीचे में क्या हमारा सुमात्रा हो गया, है ना, सुमात्रा हो गया। और ऊपर में कौन सा है देश, कौन सा द्वीप है, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया, है ना। ये दो आइलैंड को क्या करता है, अलग करता है। देखिए समुद्र की बात करते हैं तो यहाँ अंडमान सागर हो गया, और नीचे देखती हो जावा सागर हो गया, है ना, इसको जोड़ता है। तो ये हमारा हो गया मलक्का स्टेट। अब देखो इसके हम लोग ऊपर में आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा स्टेट है, काफी महत्वपूर्ण है, वह है पाक स्टेट, है ना। देखिए पाक स्टेट तो सबको पता है, ये क्या करता है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है ना, श्रीलंका से सेपरेट करता है। और दो सागर जो है हमारा कौन सा, बे ऑफ बंगाल, वो किससे जोड़ता है, अरब सागर से जोड़ता है। जोती हैं, अच्छा, अरब सागर से जोड़ता है। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे तुमको स्टेट यहाँ पर मिल जाएगा चीजों में। स्टेट आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ आपका पानी का स्रोत है, समुद्र का स्रोत है, उसी बीच में आइलैंड है, वहीं पर आपको स्टेट मिलेगा। आपको मतलब एशिया के जब हम आंतरिक भाव की चर्चा करेंगे वहां पर आपको स्टेट नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। अधिकांश स्टेट कहाँ स्थित है एशिया के, तो देखो अधिकांश स्टेट एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब जब बैठ कर इसका रात में पोस्टमार्टम करना तो बहुत सारे आपको छोटे मोटे स्टेट मिल जाएंगे, तो जो महत्वपूर्ण स्टेट है आप उसको पढ़िए, उसी को समझिए। क्लियर है। देखो इसमें कोई समस्या किसी को है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े इसमें। सर मोलुक्का के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए मोलुक्का जो है यहाँ पर देखो, मैप सारा खोलो, देखो यहाँ पर तुमको बोर्नियो द्वीप मिला सारे बच्चों को। देखिए बोर्नियो के बगल में देखिए कि मकासर स्टेट मिलेगा, जस्ट सटा हुआ मिल गया सारे बच्चों को। जी सर। उसके पूर्व जाइए तो सुलावेसी आइलैंड मिला सारे बच्चों को, बिल्कुल विषुवत रेखा पर स्थित है सुलावेसी। बोर्नियो से पूरब जाएंगे तो देखो तुमको टेढ़ा मेरा लिखा हुआ सुलावेसी, SULAWESI, है ना। देखो उसी के फिर आगे जाओ तो देखो मोलुक्का मिलेगा तुमको, M तिरछा में लिखा होगा MOLUCCA, मिल गया। तो यह जो मोलुक्का स्टेट है, यह मोलुक्का स्टेट क्या कर रहा है, हमारा न्यू गुयेना, यहाँ न्यू गुयेना जो एक देश है,
न्यू गुएना को किसी से जो अलग करता है, देखो यहाँ पर सुलावेसी आइलैंड, ये सुलावेसी देश हो गया, आइलैंड कह लो, उसको क्या करता है, अलग करता है मोलुक्का को। तो मोलुक्का और मलक्का में यही अंतर है। मलक्का क्या करता है, सुमात्रा को मलेशिया से हो गया या फिर सिंगापुर से हो गया, क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। और मोलुक्का जो होता है वो सुलावेसी और न्यू गुएना देश को या फिर आइलैंड को क्या करता है, अलग करता है। बात समझ में आया? सिंगापुर देश भी और सिंगापुर आइलैंड भी बोलते, जो समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है, वो है ना। समझ में आया सारे बच्चों को? देखो अब देखो, अब इन सब जितना हम लोग चर्चा की है स्टेट का, अभी बहुत सारे स्टेट है। जो पाक स्टेट था महत्वपूर्ण था, हमने बता ही दिया है आपको। उसके बाद की सुएज स्टेट भी बता ही दिया होगा। इधर में ज्यादा स्टेट है नहीं, मेन स्टेट आपको यहीं पे है। इसको और ज्यादा ढूंढोगे तो तुमको और ज्यादा स्टेट मिलेगा। क्लियर है? देखिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में समुद्र कितने हैं। अभी लोग जाने ना कि 4 प्रकार का समुद्र होता है, हिंद महासागर है, प्रशांत है, अटलांटिक है, आर्कटिक है और हो गया इतना ही। लेकिन अब देखो छोटे मोटे बहुत सारे क्या है, पानी के स्रोत। देखो ऊपर से हम लोग आते हैं, देखिए ऊपर में जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ देख लीजिए कि बेरिंग सी मिल रहा है, तुमको जो बेरिंग स्ट्रेट हो गया, ये पूरा पूरा बर्गा क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। इसके जैसे ही पश्चिम में जाते थे कि ओखोस्टोक है, जगह का नाम भी है वहाँ पे, है ना। फिर देखो सियोक जापान है। फिर देखो यहाँ पीला सागर है। देखो येलो सी जो है ना, येलो सी काफी महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है येलो सी के विषय में कि पीला सागर इसको बोलते हैं, येलो सी, है ना। येलो सी क्या होता है, देखो उत्तर में इसके मतलब पूर्व उत्तर में क्या है, कोरिया आइलैंड है और इसमें क्या है, चाइना है। यानी येलो सी जो है वह कोरिया और चाइना के बीच में है। कोरिया एंड चाइना के बीच में क्या है, स्थित है। ये भी ध्यान रखना। तो जो भी तुम्हारा मैप में सारा क्वेश्चन लिखा गया होगा। फिर देखो ईस्ट चाइना सी हमारा है, वो किसका, चाइना, ताइवान और जापान के बीच में, जो काफी वहाँ विवाद का मुद्दा बना हुआ है। फिर देखो यहाँ पर फिलीपींस सी है ना। फिलीपींस मतलब आइलैंड भी है, यहाँ पर फिलीपींस सी मिल गया। फिर देखो यहाँ पर तुमको साउथ चाइना सी मिलेगा 15 डिग्री के पास में। यानी वास्तव में चाइना सी अलग है ना, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी अलग। देखो कि मतलब ये हमारा दक्षिण वाला जो हिस्सा है जो 15 डिग्री के बीच में है, उसको हम लोग दक्षिण चाइना सागर बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये जो क्या होता है, चाइना का पूरा पूरा अधिकांश हिस्सा में नाम में डाल दिया है चाइना सी को। और जो कलर देखना सबका, ब्लू या डीप ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो उसके अनुसार तुमको गहराई का भी इसका पता चल जाएगा। बात समझ में आया? फिर देखो इसके नीचे जैसे हम लोग आते हैं तो देखो अंडमान निकोबार जो भारत के पास में, तो यहाँ अंडमान सागर है। कहने का यह मतलब हुआ कि एशिया की जितनी भी भौगोलिक संरचनाएं हैं या भौतिक संरचनाएं हैं, उन भौतिक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में या संदर्भ में जितने भी आसपास के छोटे छोटे जल स्रोत हैं, जल निकाय हैं, उनको कई बार झील का नाम दे दिया गया, कई बार उसको समुद्र का नाम दे दिया गया हुआ है ना। समुद्र इसलिए बोलते हैं कि उसका एरिया काफी बड़ा है ना। जैसे कैस्पियन सी हम लोग देखेंगे तो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में क्या है, झील है, समुद्र बोलते हैं। तो नामकरण होता है कि आप किस बेल्ट में वो लोग करता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब इसको देखिएगा, सब चीजों को समझ करके इसी तरीके से। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखिए यहाँ पर, यहाँ एक आपको रीज मिलेगा, कार्लसबर्ग रीज दिखा दिया सारे बच्चों को, मालदीव आइलैंड के जस्ट बगल में मिलेगा। पल भी तो बोलना। सारे बच्चों को मिला यहाँ पे। देखो जैसे ही हम लोग जाएंगे ना, अरबियन सागर के ठीक नीचे आओ और मालदीव के बगल में कार्लसबर्ग रीज दिखाई दिया? नहीं मिला किसी को? जी सर इसका हिंदी दूसरा होता है क्या? क्या बताओ? अरे जो बोले उसको दूसरा हिंदी में लिख हो सकता है। हिंदी हम हिंदी नहीं पढ़े हैं। इसका क्या हिंदी में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ सोकोत्रा। सोकोत्रा रीज। इसके चाल कतरा रीज लिख देता। लिख लो, वही है। सोकोत्रा को ही कार्लसबर्ग बोलते हैं, लिख लो। देखो अब यहाँ पर क्या है कि सोकोत्रा जो रीज हमारा है, फिर उसके बगल में देखेगा तुमको मालदीव रीज मिलेगा, है ना। देखो तो सोकोत्रा रीज जो है, आप फिर नीचे आओगे तुमको तो मसाकर यहाँ पर रीज मिलेगा। मतलब क्या है कि हम केवल यही नहीं, हम जानते हैं कि अटलांटिक महासागर में क्या है कि सबसे बड़ा ऐसा आकार का रीज है ना।
लेकिन वह रीज क्या है कि हमारे हिंद महासागर में भी है। मतलब क्या कि रीज किसे बोलते हैं ज्योति? रीज एक ऐसा समुद्री आकृति होता है RIDG, जिसका निर्माण किससे होता है? जो वहाँ की प्रवाल भित्तियां होती हैं, जब अपना चोटिया छोड़ता है प्रवाल भित्तियों से इनका निर्माण होता है। तो देखिए जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं भारत से विषुवत रेखा के आसपास में, तो देखोगी कि सारा का सारा एरिया क्या है? विषुवत रेखा के पास में है। यानी इन सब एरिया में तुमको रीज बहुत ज्यादा मिलेगा। मालदीव रीज है, कार्लसबर्ग रीज है, फिर देखिए आओगे तो मसाकर रीज है, इन सब का फिर देखो कि मिड इंडियन रीज है, नीचे भी आओगी है ना। फिर देखो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीज है, फिर यहाँ देखो तो 19 ईस्ट रीज है ना। तो ये जितने रीज हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसका निर्माण किससे हुआ है नेताजी? वही प्रवाल भित्ति से हुआ है। मतलब क्या कि प्रवाल भित्ति केवल अटलांटिक महासागर में नहीं, बल्कि प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? हमारा हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी स्थित है। हालांकि ये तो तुम्हारा नीचे का दक्षिण हिंद महासागर का एरिया हो गया है ना, लेकिन वास्तव में ये सब तुम्हारा क्या है कि ये सब तुमको रीज मिलता है ना। कहने का मतलब कि एशिया महादेश जो है वो मतलब प्राकृतिक दृष्टिकोण से वो संसाधन संपन्न भी और प्राकृतिक जो समुद्री संसाधन उससे भी काफी परिपूर्ण देश है ना। यहाँ समझ में आ गया? समुद्र का सारा कुछ समझ में मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखिएगा गल्फ ऑफ तुमको अदन मिलेगा है ना, गल्फ ऑफ अदन। देखो देख रही हो ना कि वास्तव में क्या है कि ये समुद्र का भाग है, कौन सा? अरबियन सागर का भाग है। लेकिन यह चारों ओर से देख रही हूँ, यहाँ पर अदन की तुमको अदन देश मिलेगा। यहाँ पर जैसे तुम जाओगे ना अरब के पास में, तो तुमको फिजिकल मैप में नीचे मिलेगा तुमको अदन देश, ठीक है ना। सारा ईरान का हिस्सा है। देखो इधर तुमको क्या मिलेगा? अधिकांश चीजें देख रही हो पूरा कि यहाँ भी जमीन से पूरा घेरा हुआ है, ये भी जमीन से नीचे घेरा हुआ है, यहाँ भी जमीन है, पूरा का पूरा एरिया है। अगर वास्तव में कि यहाँ पर समुद्र अगर कोई ये स्थलीय भाग नहीं होता तो ये क्या होता? ये समुद्र फैल गया होता। तो खाड़ी उसी एरिया को कहते हैं कि जो क्या होता है कि ये समुद्री भूभाग होता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा किससे भरा हुआ होता है? स्थलीय भागों से। देखो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ, एग्जाम्पल देखो ना, पढ़ते हैं हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए हो ना कि गल्फ ऑफ कच्छ वास्तव में क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ वास्तव में ये सब यहाँ पर खाली क्या है? दलदली भाग है। पता है कि सबसे ज्यादा मच्छर पाया जाता है और हमेशा मतलब ये क्या है कि ये अरब सागर का क्या है? पानी का हिस्सा है। लेकिन यह क्या है? हर जगह से क्या हो रहा है? स्थल से घिरा हुआ। देख रही हो राजस्थान से घिरा हुआ है, गुजरात से घिरा हुआ है। मतलब क्या कि वहाँ मट्टी का अंश है। इसको हमको क्या बोलते हैं? मैं एक नाम दे दिएगा, भूल देता हूँ, इसको खाड़ी नाम दे दिया गया हुआ है। जहाँ जहाँ तुमको गल्फ मिलेगा ना, देखो गल्फ ऑफ इंडिया, जहाँ भी तुमको गल्फ मिलेगा तो यही समझना कि गल्फ वास्तव में समुद्र का भाग होता है, लेकिन वह चारों ओर से किससे घिरा हुआ होता है? स्थलीय भागों से, देशों से घिरा हुआ होता है। बात समझ में आया? तो देखो इसमें क्या करना, इसमें आप स्थल भाग को खोजना है ना। इसमें क्या करना, तुम स्थल भागों को खोजने का प्रयास करना। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम गल्फ ऑफ अदन देख लीजिए, फिर गल्फ ऑफ पर्सियन देख लीजिए ना, पर्सियन गल्फ, यानी क्या है? ये पूरा का पूरा पर्सिया देश से घिरा हुआ है ना। फिर यहाँ देखो कि गल्फ ऑफ तुमको क्या मिलेगा? खंभात है, गल्फ ऑफ कुछ वास्तव में क्या कि छोटा सा संकरा भूभाग होता है ना। ये हमारा हो गया गल्फ। तो गल्फ आपको जो भी मतलब दौड़ते रहिएगा ना, जहाँ पर आपको मिलने की कोशिश कीजिएगा तो गल्फ यहाँ पर खोजना। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ कोई समस्या समाधान? देखो अब क्या करते हैं कि हम देश में चलते हैं पूरब से पश्चिम। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? सर बे को बताइए ना। बे बता चुके, बताओ तो नीलम, बे किसको कहते हैं? तो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ रहता है और एक ओर से समुद्र से जुड़ा हुआ रहता है। तुम बताओ तो पल्लवी। नेताजी तुम बताओ, जल्दी बताओ तो। जी सर। बे बताओ किसको बोलते हैं? जिसका अधिकांश भाग समुद्र से घिरा हो, सॉरी स्थलीय भाग से घिरा हो। तुम हमेशा भागे खा के रहती हो। वेव होता है, वेव भूमि का वैसा भाग होता है जो क्या होता है कि समुद्र में डूबा हुआ होता है। देखती हो ना कि बे ऑफ बंगाल, इसका अधिकांश हिस्सा देखती हो ना जो स्थित है ना। बे और खाड़ी का एक ही परिभाषा बताया था ना? एक नहीं, सर गल्फ का, गल्फ का हम लोग है ना। तो बे होता है ज्योति, बे भूमि का वैसा भाग होता है जो समुद्र में मर्ज होता है या
बे क्या होता है कि तीनों ओर से क्या होता है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है। देख लो है ना, यहाँ पर क्या है कि बीच में क्या है कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, देख रही हो, पूरा पूरा त्रिभुजाकार से घिरा हुआ है। वास्तव में बे जो होता है उसकी आकृति त्रिभुजाकार होता है ना, कोनिया ऐसे निकला हुआ, इसी को बे बोलते हैं। देखिए अब हम लोग ने हम क्या किया, रीज देख लिया, उसके बाद की क्या देख लिया, स्ट्रेट देख लिया। अब देखो अब हम लोग थोड़ा सा पर्वत पठार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तो जैसे जैसे 10 डिग्री से हम लोग उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि पठार का ये तापमान कम होता है कि ज्यादा होता है, वो कम होना शुरू होता है। क्यों कम होना शुरू होता है पल्लवी? क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे हम ऊपर की ओर यात्रा करते हैं तो हमारा क्या होता है, तापमान कम होता है, यानी वायु दाब उच्च होने लगता है। देखिए तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमको पठार मिलेगा या पहाड़ मिलेगा वो कैसा होगा नीलम, ठंडा होगा। रेगिस्तान मिलेगा कैसा होगा, ठंडा होगा। ठीक, तो देखो ऊपर से हमको चलते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर रसिया में आते हैं तो यहाँ पर चुक्की रेंज है। रेंज मतलब क्या होता है, श्रेणी। जैसे कैसे हमारे यहाँ अरावली रेंज है तो यहाँ पर चुक्की सागर मिलेगा आपको, है ना, चुक सागर है, देखो ये चुक्की सी है यहाँ पर। तो ये चुक्की रेंज जो है यह रसिया में निर्मित है। और क्या है कि देखो में तो पूरा पूरा यह कैसा रेंज श्रेणी होगा। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान का जो अरावली श्रेणी है वो क्या है कि गर्म है, पत्थर गर्म होता है, लेकिन यह कैसा मिलेगा आपको, ये तुमको ठंडा रेंज मिलेगा। मतलब ये टूटा फूटा पहाड़ का वैसा हिस्सा होता है तो ये क्या होता है, टूटा फूटा हुआ होता है। फिर देखो फिर यहाँ पर आओगी रसिया में कि चरकेसी रेंज आएगा, है ना। फिर देखो कि बर्फोनियांस्क रेंज आएगा। देखो बर्फोनियांस्क के बारे में कल हमने बताया था कि एशिया महादेश का ये सबसे कम तापमान वाला एरिया है ना। हमारे 63 डिग्री तापमान रहता है, बहुत मतलब ठंडा प्रदेश है ये। तो ये सारे क्या है कि वास्तव में कि कोई पहाड़ का रेंज नहीं है, पहाड़ रेंज मतलब बोलिए गलत बोले कि कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि क्या है कि पहाड़ों की श्रेणी है, टूटा फूटा है। मतलब ऐसे कभी यहाँ हो गया, फिर प्लेन है, फिर निर्मित हो गया, इसी में रेंज बोलते हैं। जैसे जैसे फिर अब देखो फिर यहाँ सेंट्रल साइबेरियन प्लेट, अब देखो यह काफी बड़ा एरिया घेरता है। साइबेरिया प्रांत जो है ना, देखती हो कि रसिया में लोग पढ़ते हैं कि रसिया में क्या कि साइबेरियन क्या है, प्लेटू मतलब क्या कि पठार है। साइबेरिया का पठार मतलब क्या कि प्लेन होगा। पठार का मतलब क्या हो गया, पठार पढ़ते हैं ना हम लोग, मतलब क्या कि समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचा हुआ होगा और लगभग सपाट होता है, बराबर होता है। तो साइबेरियन प्रांत क्या है कि यहाँ पर क्या है कि यह भूमि जमीन से समुद्र तल से बहुत ऊंचा है और क्या है कि बिल्कुल सपाट है। और यह जो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू है ना, क्योंकि ये तो बर्फ से ढका हुआ है तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है। क्योंकि हम लोगों को यह नदियां उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो आप लोग बस देख लेना कि कौन कौन सी नदी है ना। हम लोग को रशिया का नहीं पूछेगा तो इंडिया के और आसपास के कौन से देशों के बारे में पूछेगा। देखिए अब जैसे ही साइबेरियन प्लेटू के नीचे हम जाएंगे तो हमको बैकाल माउंटेन मिलता है। यहाँ पर देखो बैकाल माउंटेन और बैकाल झील भी मिलता है ना। बैकाल झील के बारे में आप लोग जानते होंगेगा कि बैकाल झील कैसा है, बैकाल झील एशिया महादेश में स्थित, मतलब क्या है स्थित दुनिया का सबसे गहरा झील है। मतलब अगर उसमें तुम नेताजी को डुबा दो तुम निकलवे नहीं करेगी, डुबले रह जाएगी, नहीं नेताजी, इतना गहरा है ना। तो यही बैकाल झील है। देखिए तो यहाँ पर नीचे में क्या है, बैकाल झील है और बैकाल झील के ठीक ऊपर में जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, बैकाल माउंटेन मिलेगा। अब देखिए कि बैकाल झील जो है, देखिए होता क्या है ना कि हमारे यहाँ जैसे भारत में अगर आओगी ना, देखो कि ऊपर में क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है ना। हिमालय में बहुत सारा गंगोत्री है, मतलब क्या ग्लेशियर है, ग्लेशियर से क्या निकलता है, बहुत सारी नदियां निकली हुई है। देख रही हो कि चेनाब है, सतलुज है, गंगा भी निकलती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो झील है वो क्या होता है कि झील से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, हर दिशाओं में निकलती, चाहे उसको स्रोत मिल गया वहाँ घूमते चली गई वो, है ना। तो ये हमारा बैकाल झील के बारे में काफी महत्वपूर्ण क्या है कि यह सबसे बड़ा क्या है कि गहरा झील है। और बैकाल झील के पश्चिम में देखो डायरेक्शन याद रखना, बैकाल झील तो यहाँ हो गया और बैकाल माउंटेन जो है वो कहाँ स्थित है कि बैकाल झील के पश्चिम में स्थित है। देखी थी ना पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लद्दाख जो श्रेणी है वो काराकोरम कोई श्रेणी के पूर्व में स्थित के पश्चिम में स्थित है, यूपीएससी या यूपीएससी में पूछा हुआ था, है। तो आप क्या करना कि डायरेक्शन भी याद करते रहना, है ना। देखो ये बैकाल झील हो गया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों को अंगारा नदी बोलते हैं, चूना नदी बोलते हैं, ओब नदी है, टीम नदी है, बहुत सारी नदियां हैं जो रसिया से बहती हैं। क्योंकि रसिया का अधिकांश हिस्सा क्या है, अधिकांश हिस्सा बर्फे से ढका हुआ रहता है। और ये सारे ऐसे एरिया है ना, ऐसे एरिया है जहाँ पर क्या होता है कि रसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के गुप्त और
दिखाते हुए कि दिखावा वाला हुआ क्या रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया हुआ सभी प्रांत में। क्लियर है। जनघनत्व तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम मिलेगा तुम्हें, ठंडा बहुत ज्यादा है। अब देखो जैसे ही इसके पश्चिम में बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, यहाँ यूराल माउंटेन मिलता है। मिला सारे बच्चों को? नेता तुमको मिला नेताजी? जी सर। बोलती क्या है नहीं हो? देखती हो कभी को ताली नहीं मिलता तो कभी गाने नहीं सुना, कभी कहानी नहीं सुनाता है। देखिए तो यूराल माउंटेन जो है, यूराल माउंटेन क्या है कि देखिए यहाँ पर 60 डिग्री देशांतर से गुजरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे आएगा ये पूरा का पूरा ये एरिया। देखिए अब क्या है कि यूराल माउंटेन के जैसे हम पूरब जाते हैं तो यह एरिया क्या हो जाता है ज्योति, यह एरिया एशिया में काउंट होता है। यूराल के जैसे हम पश्चिम जाते हैं तो यह एरिया किस में काउंट होता है, यह एरिया हमारा काउंट होता है यूरोप में, है ना। चूंकि रसिया जो है उसके बाद तुमको तुर्की जो है वो क्या है कि एशिया में भी स्थित है और रसिया में भी, यूरोप में भी स्थित है। इसीलिए इस प्रांत को क्या बोल दिया गया हुआ है, यूरेशियाई प्रांत। इसीलिए रसिया को कई बार यूरेशियाई देश भी कहते हैं, यानी ऐसा देश है जो हाँ यूरोप में भी स्थित है और कहाँ स्थित है, एशिया में भी स्थित है। क्लियर है। तो यूराल माउंटेन क्या करता है, यूराल माउंटेन हमको एशिया को और यूरोप में इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। देखिए अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यूराल माउंटेन के पास में ही देखो क्या है कि जैसे तुम यहाँ पर आओगी तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आओगे तो तुमको कैस्पियन सागर मिलेगा, है ना, कैस्पियन सी। तो वास्तव में कि कैस्पियन सी है, यहाँ पर अरल सी है। यहाँ पर देखो ना नीचे ठीक तुमको यूराल माउंटेन के नीचे तुमको मिलेगा अरल सी, अरल सी, अरल सागर। देखो अभी कुछ दिन पहले ही ये काफी समाचार में रहा है, समाचार में इसलिए रहा है कि अरब से क्या है कि बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है, यानी पहले भी इसमें इसका विस्तार था, फैला हुआ था ना, इसके बिल्कुल संकुचित हो रहा, भरता जा रहा है। यही हालत क्या है कैस्पियन सागर की, काफी देखोगी जब इसका तुम सैटेलाइट में देखो काफी सिकुड़ रहा है ना। देखिए तो कैस्पियन सागर जो है, यह कैस्पियन सागर बहुत सारे क्या है कि नदियों का उद्गम। देखो यहाँ पर भोलगा नदी तुमको मिलेगा, डोम नदी मिलता है ना, सेब तुमको डोनेट्स नदी मिलेगा। जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं ये कहाँ का, तुम्हारा रसिया का, वो सारा का सारा क्या है कि कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है ना। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर कैस्पियन डिप्रेशन लिखा हुआ। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि गर्त, गर्त का यह मतलब होता है कि वैसा जो स्थलीय भाग जो समुद्र तल से क्या होता है बहुत नीचे स्थित होता है, उसी को गर्त बोलते हैं ना। तो कैस्पियन सागर के उत्तर में ही देखिए देखोगे यहाँ पर क्या स्थित है कि कैस्पियन डिप्रेशन स्थित है ना। मतलब क्या कि इसकी जो क्या गहराई जो है वो काफी कम है, कैस्पियन सागर से भी कम है, समुद्र तल से भी कम है। तो सारी नदी आकर के यहाँ क्या होती हैं, यहाँ मिल जाती है। देखिए भोलगा नदी जो है देखो कि लेक लडोंगा है, यहाँ पे ओनोगा है, इन व्हाइट सी है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो इन सब से क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ क्या होती है निकलती है और अंत तक कहाँ जाकर के मिल जाती हैं, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। बात समझ में आया। फिर बहुत सारी नदियाँ इन क्षेत्रों से निकलती है और कहाँ जाकर के मिल जाती है, यहाँ पर देखो ब्लैक सागर मिलेगा, काला सागर मिलेगा, तो यहाँ जाकर के वो मिल जाती है। बात समझ में आया। तो खैर ये तो रोक में जब बताएंगे तो बता दिया जाएगा। फिर देखिए अब जब हम यहाँ पर रसिया का लगभग बहुत चीजें समझ गए, अब देखो अब हम नीचे आते हैं। जैसे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं देखिएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ तुमको अब रसिया और एशिया के बीच, इसके बीच में क्या नाम है, चाइना के बीच में तुमको एक देश मिलता है मंगोलिया। नाम सुनी होगी नीता। मंगोलिया जो है, मंगोलिया क्या है कि अपने आप में काफी एक विचित्र देश है ना। इसके विषय में कुछ हम लोग बताए थे कल कि मंगोलिया क्या है कि यहाँ पर मंगोल प्रजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं, रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को। अब यहाँ पर समझो कि मंगोलिया में क्या है कि मंगोलिया क्या है कि एक मतलब स्वतंत्र देश है। जो मंगोलिया है वह उत्तर में रसिया से और दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, चाइना से घिरा हुआ है। हमने कल बताया था आपको। देखो ये तो हो गया पॉलिटिकल बातें। अब फिजिकल बातें करते हैं। देखिए कि यहाँ पर देखो कि गोबी डेजर्ट एक है, गोबी जो हम लोग खाते हैं सब्जी में, गोबी या गोबी जो भी कह लीजिए। देखिए बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोबी डेजर्ट के बारे में, है ना। गोबी डेजर्ट है ना, गोबी रेगिस्तान। देखिए यह गोबी रेगिस्तान जो है यह वास्तव में दो देशों में फैला हुआ है। पहला देश हमारा है मंगोलिया और दूसरा देश है हमारा चाइना, है ना, चीन। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ स्थित है, मंगोलिया में, है ना। तो
अगर आपसे पूछेगा कि ये बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आपसे कभी फिर पूछ दे कि गोबी डेजर्ट कहाँ स्थित है, ऑप्शन दे दे मंगोलिया, चाइना, फाइना, जो भी दे दे आपको, तो ध्यान रखना 2 देश हैं। अगर अगर दोनों में से कोई देश नहीं ऑप्शन दे तो आपको ये मारिएगा, है ना, या आप आंसर देखिएगा कि क्या दिया जा रहा है। देखिए गोबी डेजर्ट जो है यह वास्तव में ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा क्या है? रेगिस्तान है। जैसे हमारे यहाँ देखती हो, जैसे राजस्थान में जाएंगे थार मरुस्थल में, तो वहाँ पर क्या मिलता है? गर्म रेगिस्तान मिलता है, गर्मी ज्यादा है। क्यों गर्मी ज्यादा है? क्योंकि देखो कि कहाँ स्थित है वो पृथ्वी कि हमारा विषुवत रेखा के पास में स्थित, तो वहाँ सूर्य बहुत अधिक पड़ता है रोशनी। लेकिन यह देखती हो गोबी डेजर्ट जो है वो 45 डिग्री के आसपास में पड़ा हुआ है। ऐसे भी क्या है कि यहाँ पर शुष्क जलवायु रहता है और यहाँ पर कोई जल का स्रोत नहीं है, बरसात यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये रेगिस्तान बन गया। तो यह कैसा रेगिस्तान होता है? ये ठंडा रेगिस्तान। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो रेगिस्तान हमको हो गया। फिर देखिए अब जैसे ही गोबी डेजर्ट के हम ऊपर में जाएंगे तो तुमको देखो यहाँ अल्ताई माउंटेन मिलेगा, यहाँ अल्ताई पहाड़, है ना। अल्ताई पहाड़। अब देखिए यह अल्ताई पहाड़ क्या है? जो अल्ताई पहाड़ है वह मंगोलिया और चीन के बीच में प्राकृतिक सीमा तय करता है। मंगोलिया एंड चीन के बीच में प्राकृतिक सीमा का तय करता है। यानी कैसे हमारा हिमालय को उस पट्टी जाएंगे तो चाइना मिलता है, ये पट्टी आएंगे तो हमको क्या मिलता है? भारत मिलता है। उसी प्रकार जो अल्ताई माउंटेन है वो अल्ताई माउंटेन क्या करता है? उत्तर में मंगोलिया को, नीचे दक्षिण में किसको अलग करता है? चाइना को। देखिए तो अल्ताई माउंटेन कैसा माउंटेन होगा ज्योति? यह भी कैसा माउंटेन होगा? कहाँ गया? हाँ, ये भी हमारा ठंडा माउंटेन होगा। मतलब क्या कि जैसे हिमालय में बर्फ जमा हुआ है तो यहाँ पे कितना बर्फ है, उसी प्रकार सोचो अल्ताई में कितना बर्फ जमा हुआ है। तो ये भी कैसा होगा? ठंडा पहाड़ होगा, है ना, ठंडा पहाड़ हमारा होगा। अब देखो अब जैसे हम ऊपर में जाते हैं यहाँ पर देखिएगा आपको मंगोलियन प्लेटू मिलता है, यानी मंगोलिया का पठार भी आपको मिलेगा। मंगोलिया का पठार का मतलब हुआ यह भी पठार कैसा होगा? यह भी पठार ठंडा होगा। जैसे हमारा दक्कन का पठार देखते हो गर्म, जैसे झारखंड में आप जाइएगा या फिर वहाँ तुमको मध्य प्रदेश के नीचे जाओगी जैसे दक्षिण भारत में, तो गर्मी तुमको फिर ज्यादा होता है, तो तुमको वहाँ गर्मी का पठार, लावा का पठार बना हुआ है। लेकिन यहाँ पठार जो है यह वास्तव में कि बर्फीला पठार के लिए काफी ठंडा होता है वहाँ पर मंगोलिया में। और वहाँ चूंकि खुला क्या है क्षेत्र है, तो बहुत ज्यादा क्या मिलता है वहाँ पर कि तीव्र गति से हवाएं चलने लगती है। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आगे नीचे की ओर आते हैं तो देखो हमको मिलता है यहाँ पर एक तो तूफान डिप्रेशन मिलेगा आपको, है ना। देखिए तूफान गर्त, है ना, तूफान डिप्रेशन। देखिए गर्त का क्या मतलब हुआ? गर्त का यह मतलब हुआ, दिखाई दे रहा है गर्त का मतलब हुआ कि इसका जो गहराई होगा वो क्या होगा? -154 डिग्री। हाँ, वो समुद्र तल से भी नीचे रहता है ना तूफान। देखिए तूफान गर्त का देखो कितना मतलब बढ़िया चीज दे दिया नेचर ने कि एक तरफ तो तुम्हारा पहाड़ बहुत ऊपर उठा हुआ है, क्लियर है, उसी के बगल में नीचे तक तुमको क्या होगा? समुद्र तल से तुमको गहरा मिलेगा गर्त, है ना। ये क्या होता है कि गर्त क्या है कि समुद्र तल से नीचे है, समुद्र तल से नीचे है। तो नीचे होगा तो यहाँ पर कैसा होगा बताओ? तो ये डिप्रेशन यह भी मतलब ठंडा होगा, है ना। क्या होगा? ये ठंडा होगा क्योंकि इसका देखो कि माउंटेन का पड़ेगा, जैसे जमीन के नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता चला जाता है और कुछ एरिया में हमको बढ़ता भी है, लेकिन ये वास्तव में तूफान गर्त जो है वो ठंडा गर्त। फिर देखिए फिर जैसे तूफान डेजर्ट के हम तूफान डिप्रेशन के हम आगे आते हैं पश्चिम में, तो देखो यहाँ पर तुमको तिएन सांग मिलता है ना, तिएन सांग। तिएन सांग जैसे हुएन सांग हम लिखते हैं ना वैसे ही है ना तिएन सांग। ये तिएन सांग क्या हो गया? तिएन सांग भी क्या है? हमारा रेगिस्तान है ना। अब देखो ट्रिक समझ लो, जहां पर लास्ट में आन की उपस्थित होता है। देखो तिएन सांग हो गया, तुमको तूफान हो गया, तुमको फिर तकला मकान हो गया। जहां लास्ट में आन आएगा ना वो समझ लेना वो माउंटेन या फिर वह रेगिस्तान कहाँ से कहाँ स्थित होगा? वह माउंटेन या वह स्थित होगा मंगोलिया और चाइना के बीच में, उन्हीं के बीच में वो रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए जैसे ही तूफान डेजर्ट के हम नीचे आते हैं, कहाँ गया तूफान डेजर्ट? हाँ, तो यहीं के आसपास में देखो हाँ मिल गया, तारिम बेसिन है। हम लोग बताया था तारिम बेसिन के बारे में, है ना। बताओ तो क्या है ये?
देखिए तारिम बेसिन है ना, जैसे ही हमें मतलब बेसिन का मतलब क्या हो गया कि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि जल निकाय अपना जल गिराती है ना। बेसिन कैसे बोलते हैं, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, गोदावरी बेसिन, मतलब कि जितने प्रकार की नदियां बहती है चाइना में या फिर चाइना बह करके आती हैं, वो सारी नदियां यहाँ पर क्या करती है, अपना जल गिराती हैं। देखिएगा यहाँ पर है ना, तो इसी को हम लोग तारिम बेसिन बोलते हैं। देखो तारिम बेसिन के नीचे तुमको जाओगे, तुमको एक मकान बोलते हैं रेगिस्तान मिलेगा, तकला मकान, तकला मकान है ना। यह क्या है कि यह चाइना में स्थित रेगिस्तान है, और यह कैसा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान होगा है ना, टकला मकान। क्लियर है। देखिए अब देखो उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं तो तुमको क्या मिलता है, कुनलुन माउंटेन मिलता है। देखोगी तो कुनलुन माउंटेन जो है, कुनलुन माउंटेन यह वास्तव में चाइना में स्थित है, और यह ठंडा पहाड़ है। कुनलुन पहाड़, कुनलुन पहाड़ यह क्या है, यह ठंडा पहाड़, यानी यहाँ के ऊपर में तुम जाओगी तो यहाँ पर ऊपर में क्या जमा हुआ रहता है, यहाँ ऊपर में बर्फ जमा हुआ रहता है। देखो फिर जैसे कुनलुन माउंटेन के अगर हम पश्चिम में जाते हैं, देखिए यहाँ पर तो तुमको हिंदू कुश और पामीर का पठार मिलता है। तो हिंदू कुश जो पर्वत है वह स्थित है तुम्हारा पाकिस्तान में। हिंदू कुश ये इस्लामाबाद के पश्चिम स्थित है, हिंदू कुश में है ना। ये हिंदू कुश जो है वह वास्तव में क्या है कि हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, पश्चिमी विस्तार है ना। और हिंदू कुश का जो क्षेत्र कहलाता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्वात घाटी है ना। स्वात घाटी कश्मीर में भी है और पाकिस्तान में बहुत, स्वात घाटी तो बहुत ही खूबसूरत, इसको जन्नत कहते हैं, काफी खूबसूरत लगता है देखने में स्वात घाटी है ना। हिंदू कुश जाएंगे, फिर देखो फिर जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो देखो कि पाकिस्तान में क्या है कि सुलेमान रेंज है, उसके बाद की कीर्थल श्रेणी है, बलूचिस्तान है ना। 10 ये सब जितने भी पहाड़ है ये सब कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। बात समझ में आया। अब देखो जैसे ही हम कुनलुन माउंटेन के नीचे आते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लेटू ऑफ तिब्बत मिलता है ना। नीचे में आओगी तो तुमको मिलेगा बड़ा सा ब्लू कलर में कि प्लेटू ऑफ तिब्बत है ना, यानी तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है ना। तिब्बत का पठार का देखो कि इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है ना। ऊंचा पठार तो मतलब एशिया का छत, हाँ एशिया का इसको छत्तो बोलते हैं, एशिया का छत है ना। ये सबसे ऊंचा पठार है, मतलब क्या है कि सबसे ऊंचा पठार कहाँ स्थित हो गया, हमारा एशिया में स्थित हो गया। ठीक, देखिए अब क्या है कि इस पर चाइना का कब्जा है। देखिए जैसे ही हम चाइना के मतलब तिब्बत प्लेटू के नीचे आएंगे तो हमको कौन सा रेंज मिलता है, यहाँ पर हिमालय है ना। तो हिमालय पर्वत मिलता है। फिर हिमालय का डेफिनेशन तो जब हम लोग इंडिया पढ़ेंगे उसमें ज्यादा इसकी चर्चा करेंगे हिमालय के विषय में, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे ही तुम घूमोगी ना, अब देखो यहाँ पर कि जैसे ही तुम पश्चिम की ओर आओ, पूर्व की ओर आओगे, देखो तुमको खीनगर माउंटेन, बहुत सारे पहाड़ हैं, जो भी आपको मन में आए उसको घूमते खोजते रहना है ना। क्लियर है। अब देखो बस हम अरब देश में चलते हैं, अरब वाला छूटा हुआ है। देखिए यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत सारे बच्चों को मिल रहा है ना मैप में। देखिए अब हम क्या करते हैं कि लाल सागर के पास में आते हैं। क्लियर है। देखो तो लाल सागर के पास में आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको देश मिल रहा है सुएज कनाल मिल रहा है ना, इजराइल है, जॉर्डन है, लेबानन। देखिए तो यहाँ से क्या होता है कि सारा का सारा आपको अनातोलिया का जो प्लेटू है, देखिए अनातोलिया का प्लेटू जो है वह ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में, देखो अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार। देखिए यह अनातोलिया का पठार जो देखो इसके उत्तर में क्या स्थित है, ज्योति ब्लैक सी स्थित है ना, ब्लैक सी स्थित है। और दक्षिण में क्या स्थित है, देखो तो भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरियन सी स्थित है। यानी अनातोलिया का जो पठार है उसके उत्तर में काला सागर स्थित है और दक्षिण में क्या स्थित है, मेडिटेरियन। यानी दोनों के बीच में कौन सा स्थित है, हमारा अनातोलिया का पठार स्थित है। ठीक है। देखिए अब क्या है कि यहीं पर तुम जब जाओगे तो यहाँ तुमको बहुत सारे क्या मिलेंगे, रेगिस्तानी भाग मिलेंगे। क्लियर है। तो जब हम इसके नीचे की ओर आते हैं तो देखिए यहाँ नीचे बोलते हैं, सॉरी ब्लैक सी के ठीक देखो कि बराबर में आओ तो तुमको काकेशस माउंटेन मिलता है, पहाड़ मिलता है। फिर देखो काकेकस, काकेशस है, हाँ काकेशस पहाड़। अब देखो सारे बच्चों को मिला काकेशस पहाड़, मिला सारे बच्चों को, बोलो ना हाँ चाहे ना। यस सर।
बोलती काहे नहीं हो, बोलो। बोलने से गूगल बोलता है ना, बोलने से सब कुछ होता है। देखिए तो यहाँ काकेशस माउंटेन मिलेगा आपको। तो काकेशस माउंटेन जो है वह दोनों ओर से दो सागरों से या दो झील से घिरा हुआ। देखो पूर्व में जाओगे तुमको क्या मिलेगा बताओ तो बच्चे, कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन सागर। पश्चिम में जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, करियक्का सागर, है ना। यानी काकेशस पहाड़ की स्थिति ऐसी है जो हमारे दोनों ओर से किसी से घिरा हुआ है, झील, बड़े झील से घिरा। उसको समुद्र नहीं बोलते, ये सब झील से बोलते हैं। बात समझ में आया। तो तो काला सागर झील है ये? काला सागर नहीं, काला सागर तो समुद्र है। तो लिख लो ना, जल स्रोत है, झील ये होगा तुमको, कैस्पियन सागर झील, है ना। देखिए कहने का यह मतलब हुआ कि एशिया महादेश में तुमको दो पहाड़ ऐसे मिल रहे हैं, एक तो एनातोलिया का पहाड़, पठार कह लो, पहाड़ कह लो, दूसरा है तुम्हारा क्या मतलब काकेशस माउंटेन। यह दो तुमको ऐसे पहाड़ पठार मिल रहे हैं जो दोनों ओर से किसी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। बात समझ में आया। ये काफी महत्वपूर्ण है, काकेशस पहाड़, एनातोलिया का पहाड़। देखिए अगर काकेशस का कई बार विस्तार तुमसे पूछेगा तो देखो यहाँ पर है ना, फिजिकल में तुमको दिखाई देगा। कहाँ गया, देखिए कहाँ गया काकेशस, देखिए है ना, यहाँ पर काकेशस माउंटेन है, ब्लैक सी के अरब सी के बीच में। देखो यहाँ पर तो काकेशस तुमको कहाँ मिलता है, देखो यहाँ पर रसिया से लेकर के कहाँ तक विस्तार है, रसिया है, तुमको जॉर्जिया है, अजरबैजान है ना, और अर्मेनिया है, इन और ईरान में, है ना। इन चारों देशों में तुमको किसका विस्तार मिलता है, काकेशस माउंटेन का। क्लियर है। फिर देखो उसके नीचे जैसे हम ईरान की तरफ आते हैं ना, कहाँ गया ईरान साहब, है ना, देखो उसके नीचे जैसे हम देखिए ईरान कितना बड़ा एरिया है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया ईरान का ही है। यानी अगर तुमसे पूछा जाए, कल हम लोग चर्चा किए थे ना कि ईरान सबसे बड़ा यहाँ पर देश है। देखिए ईरान के बगल में क्या है, ईरान में जैसे ही हम पहुँचते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा ईरान का हो गया, तो देखो यहाँ पर एक जाग्रोस माउंटेन है, तो ईरान का सबसे बड़ा पहाड़ है जाग्रोस। जाग्रोस पहाड़ है ना, यह कहाँ स्थित है, ईरान के पश्चिम में स्थित है ना, पश्चिम में स्थित। और ईरान का क्या है कि सबसे बड़ा क्या है, पर्वत है। देखो अब यहाँ पर इसी के बगल में तुमको मिलेगा क्या, एल्ब्रुज माउंटेन है, प्लेटो के, ईरान का पठार भी स्थित। ईरान का पठार जो है वह कैसा पठार होगा, ईरान का पठार वो शुष्क पठार है ना, वो कैसा पठार है, वो शुष्क पठार है। मतलब क्या कि गर्म है। गर्म क्यों है, देखो तुमको कैसा है, अब हम भूमध्य ये कर्क रेखा के आसपास में आ रहा है, तो गर्मी गर्माहट भी तुमको होता चल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि दस्ते लूत है, यहाँ दस्ते लूत लिखा गया हुआ है, तो दस्त ए लूत। और एक और जगह हो, एक यहाँ पर और होता है कि दस्त ए कबीर, यहाँ नहीं दिया गया हुआ है, लिख लेना दस्त ए कबीर, है ना। यहाँ पर क्या कि हम लोगों ने जब जलवायु पढ़ा था, और जलवायु हम लोगों ने क्या देखा था कि मतलब कौन से क्षेत्र में कौन से रेगिस्तान हवा को क्या बोलते हैं। तो जो हमारा यह एरिया है, ईरान वाला एरिया है, तो दस्ते लूत और दस्ते कबीर वास्तव में क्या है कि दो रेगिस्तानी भाग हैं। यहाँ से क्या होता है कि तूफानी हवा चलता है, तो उसको दस्ते लूत हवा बोलते हैं, दस्ते कबीर हवा भी बोल देते हैं। लेकिन दोनों वास्तव में क्या है, दोनों वास्तव में वहाँ पर रेगिस्तानी भाग है ना, रेगिस्तानी भाग है। क्लियर है, ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखो नीचे हम जैसे हम आएंगे तो हमको बलूचिस्तान का और मकरान का मिलेगा, क्या कि पठार मिलेगा। और यही मकरान जो क्या कि यहाँ का संगमरमर काफी फेमस है ना, मकरान का। ठीक, तो हमारा ईरान का हो गया। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर आता है ईरान और इसके बीच में, अब अरब में पहुँचते हैं। ईरान और अरब के बीच में देखो, ईरान और अरब के बीच में क्या है कि पर्शियन गल्फ है। पर्शियन मतलब क्या, गल्फ का मतलब क्या हो गया, फारस की खाड़ी, इसी को ना बोलते हैं जी। हाँ अब देखो, अब फारस की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी। अब देखो फारस की खाड़ी क्या होता है ज्योति, पूर्व में ईरान को और पश्चिम में किसको, अरब को अलग करता है ना, ईरान और अरब। और देखिए यहाँ पर ध्यान से लोग देखना कि अब यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज, हार्मुज है ना, हार्मुज स्ट्रेट, इसको हम बता रहे हैं पर यहाँ लिख लो हार्मुज स्ट्रेट। हार्मुज स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है, अलग करता है। देखो हार्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, यहाँ पर देखो ऊपर में क्या मिल गया है तुमको, फारस की खाड़ी, और नीचे में क्या मिलेगी आपको, ओमान की खाड़ी।
ये भी काफी पूछता है ओमान की खाड़ी, है ना। ये इसको क्या करता है, अलग करता है। अब देखो यहाँ पर कि हमने कहा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, यह दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमको क्या करता है, ईरान को और अरब से क्या करता है, अलग करता है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से फारस की खाड़ी में थोड़ा सा आते हैं तो देखो फारस की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको यही समझना है, आप लोग हमेशा पढ़ते हुइएगा हिस्ट्री में, मेसोपोटामिया की सभ्यता काफी मतलब प्राचीन सभ्यता मानी जाती है भारतीय इतिहास में, है ना। उस सभ्यताओं के बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि वह कहाँ था। देखो ईरान जो है ना, मुस्लिम देश और काफी खूबसूरत देश है, बहुत सुंदर देश है वो, और काफी शुरू से बहुत मतलब समृद्ध रहा है, सोना से, चांदी से, हर हीरे जवाहरात से, है ना। देखिए तो अब यहाँ पर देखो कि ईरान है यहाँ पर, और यहाँ पर तुमको क्या है, आ गया सॉरी, ईरान है और तुमको यहाँ पर कौन सा मिल गया, अरब मिल गया। देखिए तुम्हारे इस बीच में तुमको बगदाद के पास में, जहाँ इराक की राजधानी है, देखो यहाँ तुमको मेसोपोटामिया मिला होगा, मिला सारे बच्चों को, जहाँ अंगूठा रखे हैं ना, देखो बिल्कुल गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के ठीक ऊपर जाओ, कुवैत गल्फ को देखो तुमको मेसोपोटामिया मिला होगा, मिला सारे बच्चों को, मिल गया सर, मिल गया। देखो तो जो मेसोपोटामिया है, तो हमारा जो मेसोपोटामिया के सब कोई कुत्ता पोस ले क्या, यह जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, देखिए तो यह क्या है कि दजला फरात नाम हम लोग सुने हुएगा, है ना। यहाँ पर दो नदी यहाँ नहीं लिखा गया हुआ, तो दो नदी के किनारे यह बसा हुआ था, लिखा है टिगरी नदी है, नीचे कौन सा है पता नहीं कौन सा नदी डाला, दजला फरात की नदी। देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है देख रही हो, यहाँ पे हरा वाला है, तो यह वास्तव में कि पर्शियन गल्फ से क्या किया था, यहाँ पर इसके सभ्यता का विकास हुआ, तो काफी पुरानी सभ्यता माना जाता है। देखिए तो हम लोगों ने बोला था ना कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार हुआ था, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार था हमारा। देखिए तो यही ना पर्शियन गल्फ से होते हुए, हार्मोन जैसे होते हुए यहाँ पर देखती हूँ ना कि तो पाकिस्तान तो भारत में था ना, यहाँ पर क्या मतलब पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो यहाँ पर था, गुजरात से लेकर के राजस्थान या पाकिस्तान से लेकर के, तो हम लोग यहाँ से समुद्री व्यापार करते थे। यानी प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार किसी से होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था। किस मार्ग से, तो समुद्री मार्ग से, पनिया का स्रोत इसी से आता जाता था, है ना। तो यह क्या था कि सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है मेसोपोटामिया का, और मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ किसके बीच में स्थित है, देखो तो दो विभिन्न संस्कृति वाले, एक तो यहाँ पश्चिम पूर्व में क्या है कि ईरान स्थित, और पश्चिम में क्या स्थित है, अरब स्थित है। यानी कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, उनके पास दोनों देशों की संस्कृति के क्या था, प्रभाव पड़ा था। ईरान का भी प्रभाव पड़ा था और अरब का भी प्रभाव पड़ा था। दोनों अलग अलग है, बोलचाल में, रहन सहन में, कद काठी की बात समझ में आया, दोनों के बीच में स्थित है, पर्शिया के बीच में। और काफी यहाँ के जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो काफी लंबे लंबे थे, कैसे पठान सब होता है, मुस्लिम सब लंबा लंबा, वैसे काफी लंबे लंबे लोग थे। ये हमारा मेसोपोटामिया का। फिर देखिए अब हो गया, आप देखो कि हम आते हैं अरब में, है ना। देखिए जैसे ही अरब में आते हैं तो देखिए अरब ये पूरा पूरा अरब प्रांत है, देख रही हो ना, इसमें बहुत सारे देश तुमको मिल जाएंगे अरब में। यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए इसका तुम देख लेते हैं। देखो ये पूरा एरिया में क्या है कि सर्वाधिक विस्तार देखते हैं, इराक तुम्हारा हो गया, बगल में कुवैत है, सऊदी अरब है ना, फिर तुमको यमन है, ओमान है, यूएई है, दुबई है, जहाँ के बिहार के लोग जाते हैं लेबर में काम करने के लिए। तो मतलब पूरा जो मुस्लिम कंट्री है अभी अरब प्रायद्वीप में, तुम यह कहो कि सबसे बड़ा देश तुम्हारा क्या हो गया, सऊदी अरब हो गया। बात समझ में आया, ये हमारा देश हो गया। देख रही हो अभी इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हो रखा है, देख रही हो ना, नीचे में इजराइल है, फिलिस्तीन तुमको मिलेगा, इसी के लिए काफी विवाद हो रहा है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये हमारा मतलब अरब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश क्या हो गया, हमारा सऊदी अरब हो गया। अब इसमें समझते हैं क्या, देखो तो जितना भी मतलब इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा, वो हमारा अरब, ये सऊदी अरब से जुड़ा होगा। देखो यहाँ समझो बच्चे, सारे बच्चे को देखो। अब यहाँ पर क्या है कि देखो अरब में जैसे हम सुएज कैनाल से पूरब की ओर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सीरियन डेजर्ट मिलता है ना, सीरिया का रेगिस्तान, सीरिया का रेगिस्तान, है ना। सीरिया देश है ना, अभी नाम सुना होगा, खूब हमला कर रहा था अमेरिका के साथ में। तो यहाँ सीरिया का रेगिस्तान देखो कि बहुत लंबा इसका विस्तार है, देख रही हो ना। ऊपर में तुम कहाँ जाओगी, ऊपर तुम बेरूत से लेकर के नीचे तक आओगी तो पूरा का पूरा जो सीरिया का रेगिस्तान है वो वास्तव में अरब रेगिस्तान में मिला हुआ है। इसका विस्तार बहुत लंबा है सीरिया के रेगिस्तान का। फिर जैसे तुम नीचे आओगे तुमको क्या मिलेगा, अल नाफूद, अल नाजीद, हिजाज, अरबियन पेनिनसुला, रब अल खली, ये सारे क्या हैं, रेगिस्तानी भाग। चूंकि देखो ये अरब है तो यहाँ नदी तुमको तो मिलेगा नहीं, खाली तुमको रेगिस्तान ही मिलेगा।
तो रेगिस्तान बहुत विस्तार है रेगिस्तानों का, तो लोग अपना अपना हिसाब से क्या कि हम बोलबेताओं ने नाम डाल दिया गया हुआ है। हम लोग जब जलवायु पढ़ रहे थे तो पता था कि यहाँ से रेगिस्तानी हवा खूब रहता है, देखिए हो कि रबुल खली रेगिस्तान भी है, इसके नाम पर रबुल खली रेगिस्तानी हवा का नाम डाल दिया गया। हम बीबी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा हवा कहाँ से बहता है, उसको क्या बोलते हैं। फिर देखो अरब में क्या है कि सबसे बड़ा यहाँ अरब का पेनिनसुला है, अरब का पठार भी यहाँ पर स्थित है ना, अरब का पठार। है ना, सबसे बड़ा यहाँ पर एरिया घेरा हुआ है। ये सारा का सारा एरिया हमारा क्या हो गया, ये सारा का हमारा एरिया हो जाता है कौन सा, हमारा अरब का चीज का। देखो इसको जब तुम कलर में देखोगी ना, तो देखो अरब में क्या है, तुमको ग्रीन कलर भी मिलेगा, डार्क येलो भी मिलता है, उसके बाद लाइट येलो मिलता है, लाइट रेड भी मिलता है। कहने का यह दर्शाता है कि अरब प्रायद्वीप में स्थलीय भाग भी है और समुद्र तल से ऊंचा हुआ भूभाग भी है, समुद्र तल से नीचा भूभाग भी स्थित है ना। मतलब एक अरब अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर तुमको पानी का दिक्कत इसीलिए है, देखो क्यों है पानी का दिक्कत, देखो क्योंकि यहाँ पर भी तुमको लाल सागर मिल रहा है, यहाँ तुमको पर्शियन गल्फ मिल रहा है, यहाँ तुमको अरब सागर मिल रहा है। तीनों ओर से कहाँ से घिरा हुआ, खारा पानी से घिरा हुआ है, बात समझ में आया। और यहाँ पर नदी है ये नहीं, बहिए नहीं रहा है, तो भाई नदी बहेगा तब तो तुमको पानी मिलेगा। जब नदी में तुमको पानी कहाँ सर्वाधिक है, खारा, यहाँ खारा पानी मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा पानी, है ना। तो अरब में हमारा यही हो। देखो अब समझो इस चीजों को कि यह सारा हिस्सा कौन सा आबादी का हो जाएगा, मुस्लिम आबादी हो जाएगा, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं। यह पूरा का पूरा एरिया कैसा हो जाएगा, साइबेरिया प्रांत का, यह क्रिश्चियन वाला एरिया हो जाएगा। यह पूरा पूरा मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कैसा हो जाएगा, मंगोल प्रजाति का हो जाएगा। पूरा का पूरा भारत एरिया, हिमालय का दक्षिण का सारा हिस्सा कैसा हो जाएगा, ये हमारा द्रविड़ मूल का हो जाएगा। फिर यहाँ पर म्यांमार, जावा, सुमात्रा किस एरिया का हो जाएगा, मंगोल प्रजाति का हो जाएगा। यानी एशिया में सर्वाधिक विस्तार किस प्रजाति का है, तो मंगोल प्रजातियों का है। बात समझ में आया। तो देखो ये आपका हो गया फिजिकल में।